नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज वीडियो गुरु में आपके सामने बात करेंगे साइंस में केमिस्ट्री। जैसा कि केमिस्ट्री का जो सीरीज देखें हम, तो सर केमिस्ट्री में एक चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, भस्म और लवण। तो बेसिकली इससे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ वो एसिड है, बेस होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल यानी ना एसिड और ना ही बेस। तो डिटरमाइन कैसे होता है? एक होता है पीएच स्केल, पीएच स्केल, और इसी पीएच स्केल के आधार पे कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ अम्ल होगा, भस्म होगा या क्षार कहें, अल्कली कहें, डिटरमाइन करेगा, निर्धारित करता है। तो आज इस चैप्टर में उन सब सारी चीजों के बारे में देखेंगे। और कई सारे ऐसे एसिड हैं जो हमारे सेहत के लिए, हमारे बॉडी के लिए फ्रूटफुल है, लाभदायक है। फॉर एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे आमाशय में, स्टमक में है, और यह करता क्या है कि भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उसे किल करता है, मारता है। तो वहीं कई सारे एसिड हमारे लिए फ्रूटफुल हैं, कई सारे एसिड हमारे लिए हार्मफुल हैं। जैसे रेड आंट, लाल चींटी के काटने से हमें जलन सी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड निकलता है, वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, पॉइजन है हमारे लिए। तो यानी कहें कि जहां कुछ एसिड हमारे लिए फ्रूटफुल होंगे, फायदेमंद हैं, कुछ एसिड हमारे नुकसान हैं, तो यही देखेंगे कि किसमें कौन से एसिड पाए जाते हैं, यानी उन सब की चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं चैप्टर में क्या है। पहले समझेंगे एसिड क्या होता है। अगर एसिड की बात करें, एसिड इज द वाटर सोल्यूबल कंपाउंड हैविंग अ सॉल्ट टेस्ट। अम्ल एक खट्टा स्वाद वाले जल में घुलनशील यौगिक है। फॉर एग्जाम्पल लेमन। नींबू, अम्ल एक खट्टा स्वाद, नींबू खट्टा होता है, जल में घुलनशील कंपाउंड है। लेमन टी की बात कर लें, नींबू चाय की बात कर लें, या लेमन वाटर की बात कर लें। अक्सर आप देखोगे गर्मियों के दिनों में जैसे हम घर से निकलते हैं, घर में पहुंचते हैं बाहर से, तो नींबू पानी, यानी तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एसिड का नेचर क्या है कि वो वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील है। दूसरा फीचर्स क्या होगा? कैपेबल ऑफ टर्निंग लिटमस पेपर इनटू रेड। यानी क्या कहा? टर्निंग लिटमस पेपर इनटू रेड, लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलने में सक्षम। तो किससे लाल रंग में? ब्लू टू रेड। तब क्वेश्चन क्या आता है? नीले लिटमस पत्र को अम्ल किस रंग में बदलेगा, कन्वर्ट करेगा? लाल रंग में बदलेगा। क्लियर? और ये लिटमस पत्र बनाए किससे जाते हैं, एक ये भी क्वेश्चन आता है। लिटमस पत्र बनते हैं लाइकेन से, जो इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर है। किसका इंडिकेटर है? तो पॉल्यूशन का, प्रदूषण का ये इंडिकेटर है। प्रदूषण लेवल बढ़ गया, उसका ये इंडिकेटर है लाइकेन। लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलने में सक्षम, और क्या कहा? रिएक्टिंग विथ अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट, और लवण निर्माण हेतु क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा। देखेंगे आगे कि कौन से एसिड को किससे हम अभिक्रिया कराएंगे, रिजेक्ट करवाएंगे, तब जाकर वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलिए अब कहा सर एसिड का फीचर्स क्या है कि अ कोरिसिव लिक्विड विथ अ पीएच लेस देन 7 इज अ सॉल्यूशन इन वाटर ऑफ अ सब्सटेंस दैट रिलीजेज हाइड्रोजन आयंस। 7 से कम पीएच वाला संक्षारक तरल हाइड्रोजन आयनों को त्यागने वाला पदार्थ के रूप में जल में विलयन है। यानी सीधा सीधी कहा
कि वैसा पदार्थ जिसका मान पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्ल होगा और क्या करेगा, वो आयन को त्यागेगा, छोड़ेगा। किसको रिप्लेस करेगा ये? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से एसिड का पीएच मान क्या है, कौन से बेस का पीएच मान क्या है, उन सब की चर्चा करेंगे आगे। जैसे फॉर ब्लड, वो तो एसिड है नहीं, बेस है, अल्कली है, तब उसका पीएच मान क्या होगा, उसका भी पीएच मान देखेंगे, यानी जैसे ही हम एसिड और बेस को चर्चा करेंगे। अब क्या कहा कि सर हाइड्रोजन परमाणुओं की प्रतिस्थापित यानी रिप्लेसेबल, तो कौन कौन सा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी कुछ देर पहले कहा, HNO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा आर एसिड्स बिकॉज दे कंटेन रिप्लेसेबल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि कुछ ऐसे अम्ल हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की प्रतिस्थापत्य होता है, यानी वो क्या करता है, डोनेट करता है, रिप्लेस करता है, छोड़ देता है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम कुछ देखते हैं थ्योरी कि आखिर अम्ल जो है वो कुछ ना कुछ तो इसका कॉन्सेप्ट होगा। अम्ल है वो एसिड का कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आता है। सबसे पहले बात करें कि अहेर्नियस का सिद्धांत, अहेर्नियस थ्योरी, यह थ्योरी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया 1887 में। यह सिद्धांत 1887 में स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांटे अहेर्नियस द्वारा पेश किया गया था। अभी क्वेश्चन क्या आएगा, इनमें से किस वैज्ञानिक का संबंध एसिड थ्योरी से नहीं है? तो अभी हम देखेंगे 2-3 साइंटिस्ट का नाम, उसमें से आपको यह आइडिया लग जाएगा कि कौन से साइंटिस्ट का रिलेटिव रिलेशन कहें हम एसिड के थ्योरी से है या नहीं है। तो अहेर्नियस साहब ने 1887 में एक थ्योरी दिया। क्या दिया? कहा कि जितने भी जलीय विलयन हैं, जितने भी एसिड हैं जो जल में घुलनशील हैं, वो हाइड्रोजन आयन देता है, गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कहें जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को वो प्रदान करता है और वो घुल जाता है। एक है सर देखिएगा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का सिद्धांत। यह सिद्धांत को लाया गया था 1923 में, और किसने लाया? 2 वैज्ञानिक ने मिलकर। पहला डेनिश केमिस्ट जोहान्स निकोल्स ब्रॉन्स्टेड, और दूसरे की बात करेंगे इंग्लिश यानी अंग्रेज केमिस्ट, अंग्रेज रसायन शास्त्री थॉमस मार्टिन लोरी द्वारा पेश किया गया था। यानी 2 लोगों ने एक थ्योरी दिया 1923 में। तो कौन कौन? डेनिश रसायन शास्त्री जोहान्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड और अंग्रेजी रसायन शास्त्री थॉमस मार्टिन लोरी ने। ये इन्होंने क्या कहा? कैन डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन का त्याग कर सकते हैं, प्रोटॉन का त्याग कर सकते हैं। यानी क्या करेगा? ये प्रोटॉन को छोड़ देगा। यानी किसी भी एटम की कहें हम कि न्यूक्लियस में, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर में इलेक्ट्रॉन होगा, तब ये क्या करेगा? प्रोटॉन को त्यागेगा, प्रोटॉन को छोड़ देगा। हरी बात समझ में? 2 थ्योरी देखा, तीसरी देखते हैं लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, लुईस का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होगा? लुईस का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समझना। इन 1923 में G.N. लुईस ने एक सिद्धांत दिया। क्या दिया? कि इन विच द रिएक्शन बिटवीन H+ आयन और OH- आयन, यानी दोनों के बीच अभिक्रिया होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी एनोड और कैथोड के बीच। 1923 में लुईस साहब कहते क्या हैं कि H+ जो आयन है
और OH माइनस आयन है, दोनों के बीच क्या होगा, अभिक्रिया करेगा। ठीक है, फिर ये कहते क्या है कि अम्ल क्षार अभिक्रियाओं के लुईस सिद्धांत में क्षार इलेक्ट्रॉनों के जोड़े का त्याग करते हैं और अम्ल इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को स्वीकार करते हैं। यानी जब रिएक्ट करेगा तब जो बेस होगा, बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होगा, पेयर्स होगा, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या करेगा, वो छोड़ देगा। और अम्ल क्या करेगा, एसिड क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार कर लेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीकेस्ट यानी जो कमजोर है, तो समझते हैं कि सर मजबूत अम्ल क्यों कहते हैं। इसका गहरा असर पड़ता है हमारे बॉडी पे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गहरा असर क्या है, हमारे पाचन तंत्र में ये मददगार होता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, इनमें से कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कौन से कमजोर होंगे, जिसका हमारे बॉडी पे इंटरनल इफेक्ट नहीं होगा। जैसे फॉर्मिक एसिड, चींटी ने काटा, शरीर के ऊपरी हिस्सा को एहसास हुआ, आंतरिक हिस्सा को एहसास नहीं हुआ। यानी वीक एसिड, कमजोर अम्ल क्या होगा, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड एक्सेट्रा। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, ये एक कमजोर अम्ल वीक एसिड का उदाहरण है, वीक एसिड का एग्जाम्पल है। क्लियर, आ रही बात समझ में। तो हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड को भी देखा, वीक एसिड को भी देखा। यानी जब भी आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएं कि इनमें से कौन सा वीक एसिड होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, आपको खुद से निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिसका असर हमारे बॉडी पे देर तक रहता है, ज्यादा असर करता है, वो स्ट्रॉन्ग हो गया। जिसका असर क्षणिक रहता है वो कमजोर हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं कि कौन से जो एसिड हैं वो किस वस्तु में पाया जाता है, या ऐसे समझें कि लाल चींटी के काटने से कौन सी एसिड असर करती है। ये सारी चीज अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते होंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, या फिर आने वाले समय में सर ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। जैसा विनेगर, सिरका की बात करें तो सिरका में कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी, साइट्रिक एसिड खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल हैं उसमें क्या होगा, साइट्रिक एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल लेमन, नींबू, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, इसमें क्या पाए जाएंगे, तो साइट्रिक एसिड होंगे। लैक्टिक एसिड खट्टे दूध, खट्टे दूध यानी हो सकता है एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए खट्टे दूध की जगह पे दही दे दे, तो समझना पड़ेगा कि दही में कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड है। और एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। एक चीज मैं आपको और यहां इंक्लूड करना चाहूंगा कि विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत अगर सोर्सेस है तो वो आंवला है, क्योंकि सबसे ज्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद अब कहिएगा सर, आप बोलोगे कि सर इमली भी तो खट्टा है, इमली भी तो खट्टी है। हाँ इमली भी है, लेकिन भैया इमली में क्या होगा, टार्टरिक एसिड होगा। इमली, टैमरिंड की बात करेंगे, ग्रेप्स की बात करेंगे, इसमें क्या होगा, टार्टरिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो और स्पिनच। अब समझना, जो ऑक्जेलिक एसिड है सर, अगर हम स्टोन वाली डिजीज की बात करें, स्टोन जो होता है पेट में, पत्थरी, वो क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। उसी के बढ़ने से ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट में, कैल्शियम ऑक्जेलेट में ये ऑक्जेलेट में
कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए देखेंगे जिनको स्टोन वाली डिजीज है उन्हें डॉक्टर कहता है आप टमाटर से दूर रहिए, पालक से दूर रहिए, जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए फ्रूटफुल होगा, फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा है और यह कैल्शियम ऑक्जेलेट को फॉर्म करने में मदद करता है। स्टीयरिक एसिड वसा फैट्स में भी, और सेब की बात करें तो मैलिक एसिड पाया जाता है सेब में। एक ड्रिंक आया था मार्केट में एपी करके, तो उस एपी में सेब बना हुआ था और पीने के बाद थोड़ी सी एसिडिक लगता था, हल्का सा खट्टापन था, यानी सेब में भी एसिड पाया जाता है। वो कौन सा? मैलिक एसिड होता है। ठीक है, आगे देखिए। कार्बोनिक एसिड, सोडा वाटर। सोडा वाटर यानी सर आप थम्स अप की बात कर लो, कोका कोला की बात कर लो, पेप्सी की बात कर लो, ये सब के सब जितने सारे हैं सब एक एसिडिक लिक्विड हैं जिसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। एक चीज मैं और जोड़ दूं, इसमें CO2 गैस होता है। जैसे ही आप बोतल के ढक्कन को ओपन करते हैं निकलना शुरू हो जाता है CO2 के कारण। बेंजोइक एसिड, घास में कौन सा होगा? बेंजोइक एसिड होगा, और यूरिक एसिड यूरिन में। इसलिए देखते हैं जब डॉक्टर के पास जाते हैं अगर हमें प्रॉब्लम है तो कहा जाता है कि तुम्हारी यूरिक एसिड बढ़ी हुई है, और यूरिक एसिड के बढ़ने से थायराइड का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यानी यूरिक एसिड किस में पाया जाएगा? यूरिन में होगा। तो हमेशा याद रखिए ये चैप्टर में ये जो अभी हमने देखा एसिड और प्रेजेंस उपस्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आगे देखिए, अब आ जाए सम इंपॉर्टेंट एसिड्स एंड देयर प्रेजेंस। हमने तो देखा ही, और देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अम्ल और उनकी उपस्थिति। जैसे कहा HCl इज यूज्ड इन डाइजेशन, पाचन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। कैसे? अभी कुछ देर पहले भी कहा सर कि जैसा ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, भोजन के साथ कई सारे बैक्टीरिया आते हैं और ये बैक्टीरिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? किल करता है, यानी मारता है। ठीक है, अब अगर आप ऑर्नामेंट्स पहनते होंगे, सोने चांदी का यूज करते होंगे, तो देखते होंगे कि कुछ दिन के बाद सोना और चांदी में कालापन आ जाता है। कालापन आ जाता है तो फिर उसे हम क्या करते हैं? लेके जाते हैं कि भाई जरा साफ कर दो। तब नाइट्रिक एसिड HNO3 इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। कहें या जो कहें, तो नाइट्रिक एसिड का उपयोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है, सफाई में किया जाता है। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। अब सर मैं आप याद हो जाएगा बहुत आसानी से, टीवी देखते होंगे तो बोरो प्लस का ऐड आता है, एंटीसेप्टिक क्रीम, यानी बोरिक एसिड का यूज करते हैं हम एंटीसेप्टिक के रूप में, और इसी बोरिक एसिड के नाम से निकला है बोरो प्लस या बोरोलिन। बोरिक एसिड का यूज करते हैं फिर कहां? कैरम खेलने में भी यूज करते हैं बोरिक एसिड का। अरे बात समझ में? यानी बोरिक एसिड हमारे लिए क्या है? एंटीसेप्टिक है, कहीं कट जाए फट जाए तब क्या होगा? बोरिक एसिड का यूज करते हैं। यानी कह सकते हैं कि बोरिक एसिड जो है एक टैल्कम यानी पाउडर के फॉर्म में भी ये मिलता है हमें। ठीक है, चलिए अब देखें क्या है। अब आ जाए बेस या भस्म। कभी कभी इसे क्षार समझते हैं क्योंकि 7 से क्या होगा? इसका pH वैल्यू ज्यादा होगा। तो जहां जो एसिड है वो टेस्ट में क्या था? खट्टा, वहीं इसका टेस्ट क्या होगा? कड़वा, यानी बीटर इन टेस्ट। टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। जहां एसिड की अगर कहानी की बात करें तो जहां एसिड एकदम सर अपोजिट गुण हो जाएगा उसका। एसिड क्या करता था? ब्लू लिटमस पत्र को
रेड लिटमस में कन्वर्ट करता था, वहीं ये लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देगा। ब्रोस्टेड और लॉरी सिद्धांत, इसे हम प्रोटॉन थ्योरी भी कहते हैं, इसे प्रोटॉन थ्योरी भी कहा जाता है, तो सर भूलिएगा नहीं। प्रोटॉन थ्योरी क्या है? जहां एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता था, ये क्या करेंगे? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन इज नॉन एज प्रोटॉन थ्योरी या ब्रोस्टेड एंड लॉरी थ्योरी। लुईस का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या था? तो सर ये प्रोटॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। और एसिड में क्या हो रहा था? वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, प्रोटॉन को छोड़ रहा था। ठीक है, यानी कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहते हैं। आगे देखिए, अब एक चीज सर समझना पड़ेगा, नोट में हम देखें, वाटर सॉल्युबल बेसिस, जल में घुलनशील भस्मों को क्षार कहा जाता है। अल्कली किसे कहेंगे? जितने भी वाटर सॉल्युबल बेस है उसे हम अल्कली कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या सभी क्षार या सभी भस्म क्षार हैं क्या? नहीं, सभी क्षार भस्म होंगे। ऑल अल्कली आर बेसेज बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कलीज। क्यों? क्योंकि जितने सारे भस्म हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन कह दे कि क्या सभी क्षार भस्म हैं? हाँ, ऑल अल्कलीज आर बेसेज, सभी अल्कली क्या होंगे? भस्म होंगे, लेकिन ऑल बेसेज आर अल्कली नहीं। ये गलत हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आते हैं पीएच मान, क्योंकि इसी के आधार पे हम तय कर रहे थे कि कौन सी वस्तु, कौन सी सामग्री, कौन सा विलयन, कौन सा सॉल्यूशन एसिड होगा, कौन सा बेस होगा। जैसे अगर हम पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो सर ये जो पीएच वैल्यू का जो स्केल है वो 0 से लेके 14 के बीच वैरी करता है। 0 और 14 के बीच में आएगा 7 आएगा, यानी कहें ग्रेटर देन अगर 7 हुआ, लेस देन 7 हुआ, ग्रेटर देन होगा तब हो जाएगा बेस, लेस देन होगा तब हो जाएगा एसिड, और अगर न्यूट्रल हुआ तब हो जाएगा प्योर वाटर। क्योंकि प्योर वाटर का कोई टेस्ट नहीं है। शुद्ध जल की बात करेंगे तो उसका कोई टेस्ट है? खट्टा, कड़वा, मीठा, कुछ नहीं, मृदु जल है ना। यानी जो पीएच मान है वो 0 से 14 के बीच वैरी करता है। पीएच वैल्यू इज अ मेजर्ड ऑफ द एसिडिटी और बेसिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। पीएच मान एक जलीय घोल की अम्लता या मूलता का माप है। 7 से कम पीएच मान वाले को क्या कहेंगे? एसिड। और 7 से अधिक पीएच मान वाले को क्या कहेंगे? बेस, यानी कह सकते हैं हम क्षारीय। अब देखते हैं किसका पीएच मान कितना होगा। देखिए, लेकिन हमारा जो बॉडी है वो किस पीएच मान के अंदर कार्य करता है? द ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन अ नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। कैसे? ब्लड का 7.4, अगर हम ह्यूमन स्किन की बात करें 5.5, देख रहे हो, यानी ये हमारा जो शरीर है 7 से लेके 7.8 के बीच काम करता है। क्यों? क्योंकि ब्लड 7.4, ठीक है, जैसे इससे बढ़ता है थोड़े से नुकसान होना शुरू हो जाता है। और ह्यूमन स्किन का कितना रहेगा पीएच मान? 5.5। इससे हम कह सकते हैं, पसीना भी कह सकते हैं, पसीना का पीएच मान कितना होगा? 5.5 होगा।
तो अब देखते हैं कि किसका पीएच मान कितना है। अब देखिएगा ये क्या है, बढ़ते क्रम में है। नींबू लेमन जूस एसिड है 2.5, वाइन 2.8 से लेकर 3.8 तक। सर मैं आपको बताऊं ये जो वाइन के बारे में है, झारखंड सचिवालय का पेपर था जेएसएससी का, उसमें पूछा गया था शराब का पीएच मान कितना होता है, तो 2.8 से 3.8 के बीच, यानी कह सकते हैं कि जो शराब है वाइन है वो क्या होगा, थोड़ा सा खट्टापन होगा। ठीक है। सिरका विनेगर, इसका पीएच मान कितना होगा 2.4 से लेकर 3.4। बियर का पीएच मान कितना होगा 4 से लेकर 5। कॉफी का पीएच मान कितना होगा 4.5 से 5.5। यानी कह सकते हैं कि कॉफी भी क्या होगा सर, एसिडिक है। ज्यादा कॉफी पीजिएगा पेट में जलन देना शुरू हो जाता है। ज्यादा कॉफी पिएंगे, विनेगर पिएंगे, शराब पिएंगे, बियर पिएंगे, तब क्या होगा, पेट में जलन देना शुरू हो जाता है। यूरिन की बात करें तब कहोगे सर 4.5 से 7.8 है, मतलब क्या है, तो 4.5 की बात करें, यूरिक एसिड का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, तो इस बढ़ेगा तभी तो यहां पहुंचेगा। यानी 4.5 है 7.8 तक जाएगा, यानी आपके शरीर में यूरिक एसिड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यूरिन में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। ह्यूमन स्किन, मानव त्वचा 5 से 5.5, हम इसे स्वेट या पसीना भी कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये सब 7 के नीचे वाले हैं, अभी 7 बाकी है। देखिए सलाइवा यानी लार, लार का कितना होगा 6.5 से लेकर 7.5 तक। तो अब एक चीज याद रखिएगा, जितना लार का होता है उतना मिल्क का भी होता है 6.5, यानी मिल्क भी क्या है, एसिडिक है। तो लार का कितना 6.5 से 7.5, दूध का कितना 6.5, प्योर वाटर शुद्ध जल 7। अब जो होगा इधर के जितने होंगे वो हो जाएंगे बेस क्षार होंगे, यानी ब्लड 7.4 टू 7.5, टीयर्स आंसू 7.4, यानी खून, रक्त और आंसू की कीमत एक है, नहीं 7.4 और 7.4। यानी सर जितना रक्त जलेगा आपका उतना आंसू कम निकलेगा। दैट मीन्स जितना रक्त जलेगा, जितना पढ़ेंगे आने वाले समय में हमारे लिए उतना बेनिफिट होगा, है ना, याद रख सकते हैं ऐसे। समुद्री जल सी वाटर क्या होगा 8.5। टूथपेस्ट, कहते हैं ना टूथपेस्ट में नमक है, यानी अब देखिए बेस होते होते ये कहां चला गया, सॉल्ट की ओर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का काम क्या है पता है, जितने भी टूथ डिके हो जाते हैं, दांत खराब हो जाता है, तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से हम धोते हैं, उसे साफ करते हैं। अरे बात समझ में। तो ये था पीएच वैल्यू और ये थे सब्सटेंस यानी पदार्थ। अब देखते हैं बेस, बेस यानी भस्म। अब ये समझना होगा सर, अभी परिभाषा जो दिया पीएच स्केल का, तो सर 7 अगर बराबर होगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा तब क्या होगा बेस, लेस देन होगा तब क्या हो जाएगा एसिड। यानी 7 से क्या है इनके पीएच मान ज्यादा होंगे। तो जैसा स्ट्रॉन्ग बेस और यानी सशक्त क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, केमिकल फॉर्मूला NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये क्या है मजबूत बेस, स्ट्रॉन्ग बेस या सशक्त क्षार हैं। तो आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम हॉल में ये कई बार पूछा गया है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग बेस, इनमें से कौन सा मजबूत या सशक्त क्षार है, वीक कौन होगा। वीक बेस की बात करें, कमजोर क्षार की बात करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अरे बात समझ में। चलिए अब देखते हैं
और कुछ। सॉल्ट, सॉल्ट किसे कहेंगे? जब एक एसिड एक बेस के साथ अभिक्रिया करेगा, रिएक्ट करेगा, तो लवण और जल का निर्माण होगा, उसी को हम सॉल्ट कहेंगे। When an acid reacts with a base, salt and water are formed. कैसे? देखिए, formation of salts after mixing base and acidic is called a neutralization reaction. क्षार और अम्लीय मिलाने के बाद लवण का निर्माण एक उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो सर इसे हम रिएक्ट करा के देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। क्या कहा? एसिड और बेस मिलेगा तो लवण और जल का निर्माण होगा। एसिड HCl ले लेते हैं, बेस NaOH ले लेते हैं, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, NaOH ले लेते हैं। क्या बना? लवण NaCl प्लस H2O फॉर्म कर गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? साधारण नमक का जो परिभाषा होगा NaCl होगा। अब देखिए NaCl का यूज कहां करते हैं? इंपॉर्टेंट सॉल्ट एंड देयर यूजेज, महत्वपूर्ण लवण और उनके उपयोग, ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक की बात करें, NaCl की बात करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला NaCl होगा। खाना पकाने में, तभी तो खाना हमारा टेस्टी हो जाता है। यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, मीट एंड फिश। अचार को हम लोग क्या करते हैं? कई दिनों तक रख सकते हैं। यूज करते हैं ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और साथ में NaCl। मीट और फिश, तो सर मीट का भी पिकल होता है और फिश का भी होता है। यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप, साबुन के निर्माण में भी साधारण लवण का, साधारण नमक का यूज किया जाता है। ठंडे देशों में यूज टू मेल्ट द आइस इन विंटर इन कोल्ड कंट्रीज, ठंडे देशों में सर्दियों में बर्फ को पिघलाने के लिए प्रयुक्त होता है। अब सर ठंडे देश हैं, वहां जम जाता है पानी, मान लीजिए जो H2O है वो ड्राई हो गया, सूख गया, पूरा एकदम हार्ड हो गया, तो पिघलाने के लिए क्या करेंगे? नमक का यूज करेंगे। यूज्ड एज अ वॉशिंग सोडा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, वॉशिंग सोडा के रूप में भी यूज करते हैं, और कांच के निर्माण में भी यूज किया जाता है NaCl को, जिसको हम साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां करेंगे? यूज्ड फॉर मेकिंग सॉप एंड डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, रेयन, कृत्रिम वस्त्र या फाइबर बनाने के लिए भी। कृत्रिम वस्त्र यानी रेयन का पेपर बनता है, रेयन का जो यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में, कृत्रिम वस्त्र फाइबर बनाने के निर्माण में, कागज के निर्माण में, क्योंकि जनरली बांस से कागज बनाते हैं हम लोग, लुगदी, बांस की लुगदी से, और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। फिर यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, और बॉक्साइट अयस्क की शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है। जो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। यूज्ड इन वाइल्ड रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेज, तेल शोधन और डाई तथा ब्लीच बनाने में उपयोग किया जाता है। डाई यानी जो हम लोग यूज करते हैं रंगने वगैरह में। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा, देखिए ये जो दो चीजें सर, एक कार्बोनेट है और एक बाइकार्बोनेट है, हम बहुत कंफ्यूज करते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में। सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा की बात करेंगे, केमिकल फॉर्मूला Na2CO3, सफाई एजेंट के रूप में, यानी साफ सफाई में हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए यूज करते हैं इसे हम। फिर कहा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों में अंतर क्या है?
बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं। वो धोवन सोडा था, ये खाने वाला सोडा है। तो आपका एग्जाम में ना दोनों के फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ये खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा को क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। तो याद रखिएगा बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में, यूज्ड इन द फायर एक्जिस्टर यानी अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाता है। यार अग्निशामक यानी कहें कि जहां कहीं आग लगी है तो वहां हम बुझाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम हेमीहाइड्रेट कैल्शियम भी कहते हैं, हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। यह हो गया साधारण नाम जो हम जानते हैं, लेकिन केमिकल नेम, रासायनिक नेम क्या होगा? हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, केमिकल फॉर्मूला CaSO4 into half H2O। तो यहां आप समझने के लिए इनटू कर सकते हैं। ठीक है। यूज्ड इन द हॉस्पिटल फॉर सेटअप द फ्रैक्चर्ड बोन, फ्रैक्चर वाली हड्डी को सेट करने के लिए अस्पताल में इसका यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, या कहें स्टेचू की बात कर लें या मूर्ति की बात कर लें, स्कल्पचर में भी यूज करते हैं इसे मूर्ति बनाने में। तो यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल, चिप ऑर्नामेंट, चौक आदि, यानी खिलौने, सजावट सामग्री, सस्ते आभूषण, चौक आदि बनाने में किया जाता है। चौक यानी चूना पत्थर। ठीक है। यूज्ड फॉर फायर प्रूफिंग मटेरियल, अग्नि प्रूफ सामग्री के लिए भी, और यूज्ड फॉर मेकिंग द सरफेस स्मूथ, सतह को चिकना बनाने के लिए एकदम हम यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इस चैप्टर से एसिड, बेस एंड सॉल्ट और उसके यूजेज, कहां यूज करते हैं, किससे निकलता है, काफी कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब देखेंगे कुछ और इसी तरीके से। धन्यवाद।